हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डीडवानिया आप सभी का प्रयास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सॉल्यूशन करेंगे जो रीट का जो पेपर लगा था 6-9 को, उसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इट्स नॉट अ पेपर, एक्चुअली इट्स द एन स्केल टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन डू यू हैव। मतलब ये एक स्केल है, एक पैमाना है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल में चल रही है। अगर आपके 80% क्वेश्चन, मतलब आप 25 के लगभग अगर क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल क्या है, करेक्ट वे में चल रही है। ओके, अगर आप आधे से भी कम अगर आपको सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे या आपको लगता है पेपर टफ है, तो ये आपके लिए बड़ी चिंता की जनक है, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल डेंजर पॉइंट आपको समझ जाना चाहिए कि आपको बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, हम बिना कोई डिले किए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज डिप्थोंग्स। नाम सुना होगा। आपके एक टॉपिक है फोनेटिक्स, उससे रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन है। आपको मालूम है इंग्लिश में जो टोटल साउंड्स है, टोटल साउंड्स ऑफ इंग्लिश, अपन कह सकते हैं इंग्लिश टोटल साउंड की संख्या कितनी आपको मालूम है? 44 है। इसके टू काइंड्स हैं। फर्स्ट इज वोवेल्स, इसकी संख्या है 20, क्लियर। और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, इनकी टोटल जो संख्या है वो है 24। अब आपको मालूम है वोवेल्स के भी टू काइंड्स हैं। पहला है मोनोप्थोंग्स। फर्स्ट इज मोनोप्थोंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्योर वोवेल। इनकी टोटल मार्किंग कितनी होती है? 12 की संख्या है। बच गए कौन से? वो कहलाते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स या इसको दूसरा जो नाम है वो कहलाता है वोवेल ग्लाइड्स। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 8, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, डिप्थोंग्स आर नोन एज, डिप्थोंग्स को देखो, मोनोप्थोंग्स का दूसरा नाम क्या है? प्योर वोवेल, जबकि डिप्थोंग्स को क्या कहते हैं? वोवेल ग्लाइड्स कहते हैं। सो आंसर विल बी 4। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको दिख रहा है। अब इसको देखना कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये क्या है? ये है डच। पहला देखिए क्या है, डक्ट। डक्ट जानते हैं? जो डक्टिंग आजकल लगते हैं, जो कूलर वगैरह का आजकल वो सिस्टम है जिसमें देखो डक्ट होता है, जो हवा या जो कोई लिक्विड वगैरह होती है उसको जो पास अवे ले जाने के लिए जो नली वगैरह काम में, तो उसको बोलते हैं डक्ट, क्लियर। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, डक्ट। ओके, फर्स्ट। सेकंड इज डच, ड फिर एक ही साउंड है, ये हो गया, इसको बोलते हैं डच, क्लियर। ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है। देखिए डच, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 2। नेक्स्ट है डक, बतख वगैरह को बोलते हैं, तो ड फिर एक ही साउंड, फिर क्या है क, इसको बोलते हैं डक। लास्ट है डड। अब कईयों को लगता है ये वर्ड गलत है ना, ये भी सही है। मतलब कोई चीज़ जो हमारे इसलिए काम में नहीं आती कि या तो वो हमारे खराब है या फिर वो यूज की नहीं है, तो जो वेस्टेज पड़ी रहती है उसको बोलते हैं डड। तो इसका होगा ड फिर एक ही साउंड और फिर हो गया ड, इसको बोलते हैं डड। तो हमें पूछा डच का कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पिक आउट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड पुलिस। देखो, इसको दिक्कत यह है कि अधिकतम लोग क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं। एक्चुअली में हमारी बोलचाल में जो काम में आता है दैट्स कॉल्ड द पुलिस, क्लियर। लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पलिस होता है। ध्यान देना, राइट प्रोनाउंसिएशन इज द पलिस। और ये बहुत बार
फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी में भी, यूपीएससी में भी काफ़ी बार जहाँ फोनेटिक टॉपिक आता है, कुछ वर्ड्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनमें सिर्फ एक वर्ड है पलिश, क्योंकि वो ज़्यादातर वो देता है जो अक्सर हमारे यहाँ गलत बोला जाता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द पलिश। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, सही मैंने बताया था, इसका होता है प, ये क्या हो गया ए, फिर क्या हो गया ली की साउंड लॉन्ग आती है और इट्स कॉल्ड द एस, इट्स कॉल्ड द पलिश। तो करेक्ट कौन सा होगा, पहला ही हो जाएगा पलिश। सेकंड क्या है, सेकंड इज पुलिस, नेक्स्ट पुलिस, पल्ली, इसलिए ये क्या है, ये रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर इज 1। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं। तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन तो क्या होते हैं आपसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड पूछते हैं, कुछ क्या आपको नंबरिंग पूछेंगे, जैसे नेसल साउंड कितने हैं, डेंटल साउंड कितने हैं, फ्रिकेटिव साउंड कितने हैं या कौन से हैं, इसलिए आपको उनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फ्रिकेटिव साउंड टोटल जो होते हैं वो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं। पहला है फ, व, थ, द, श, ज, श, ज और है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबरिंग कितनी होगी, 9 हो गई। इसके लिए तो फ्रिकेटिव साउंड टोटल कितना होता है, टोटल इसकी जो संख्या होती है वो इनकी 9 होती है। ओके, नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ वोटर्स फॉर द गुड गवर्नेंस। देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जहां सिंटेक्स टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब आता है उसमें ये प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है वो मैं डिस्कस है, उसको लिए मैं थोड़ा एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है ए नंबर ऑफ, और सेकंड जो वर्ड है दैट इज द नंबर ऑफ। दोनों ही बहुत के लिए काम में आते हैं। अब है क्या कि जब हम क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, जब हम इसके अंदर नाउन काम में लेते हैं और एक है वर्ब काम में लेते हैं, जब हम नाउन काम में लेंगे तो दोनों में नाउन कैसा आएगा, दोनों स्थितियों में ही प्लूरल नाउन का यूज होता है। अगर सिंगुलर लगा दें तो एरर होता है। अब गलती क्या होती है, यहाँ ए को देखकर स्टूडेंट जनरली क्या लगा देते हैं, सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, जबकि उल्टा होता है। ए नंबर ऑफ होगा तो वर्ब कैसे लगाई जाएगी, प्लूरल, और द नंबर ऑफ दिया हुआ होगा तो वर्ब लगाई जाएगी सिंगुलर। इसको आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। क्लियर। आपको यह ध्यान रखना है, ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ए नंबर ऑफ, इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, वाटर्स। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन देखो कैसा दे रखा है, प्लूरल दे रखा है। अब हमें वर्ब कैसे लगानी है, वर्ब आएगी प्लूरल, जबकि ज्यादातर लोग इस ए नंबर के चक्कर में वर्ब कैसे लगा देते हैं, सिंगुलर। क्लियर। अब यहां 4 चीज दे रखी है देखो। अब ए नंबर ऑफ वाटर्स फॉर द गुड गवर्नेंस, अब यहां पर क्या हो गया देखिए, आईएनजी तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आईएनजी बिना ऑक्सिलरी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। अब बच गई 3 चीज, इसमें हैज वोटेड भी नहीं आया, क्यों, हमें वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल, जबकि हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए 4 भी कट हो गया। अब बच गए हमारे पास 2। आपको मालूम है प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। क्लियर। अगर क्या है
प्लूरल के साथ यूज करना हो या आई के साथ यूज करना हो प्रेजेंट सिंपल में, तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जो सब्जेक्ट वर्ब जो पढ़ा है तो उसमें जो पहला वीडियो है उसमें पहला कॉन्सेप्ट इसी से डिस्कस किया मैंने, अब जाके उसको चेक कीजिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ केवल क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस का यूज नहीं करते, इसलिए क्या होगा यहाँ आंसर आएगा एक नंबर, दैट इज द व्हाट। क्लियर। जबकि ज्यादातर क्या करते हैं यहाँ एन नंबर और ए के चक्कर में क्या करोगे, व्हाट्स करके आएंगे, दैट विल बी रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हिज बैग एंड बैगेज। अब देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था आपको याद तो कि कुछ वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में दर्शाते क्या हैं, एक ही यूनिट को शो करते हैं। जैसे बैग एंड बैगेज, राइस एंड करी, क्राउन एंड ग्लोरी, सम एंड सब्सटेंस, कैमल एंड कार्ट। क्लियर। कैमल एंड कैरीज, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या होती है एंड जुड़ा है, लेकिन वो एक ही नाउन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो हिज बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर, और जब बोरिया बिस्तर के अर्थ में होता है तो क्या लगेगी, वर्ब कैसे लगती है, सिंगुलर लगती है। जबकि देखो यहाँ पर हैज, आर और वर, ये तीनों प्लूरल के साथ यूज होती है, इसलिए इसका यूज ना होकर आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप सभी के अच्छी तरह से क्लियर है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्क हार्ड यू शुड फेल। एक्चुअल में ये आपके जो टॉपिक है लिंकिंग डिवाइस उससे रिलेटेड है। देखो दोस्तों ध्यान देना, आपको एक बताया हुआ लॉजिक, जिसको नहीं ध्यान है उनके लिए वापस हेल्प के लिए बता देता हूं कि लेस्ट जो होता है LEST लेस्ट, लेस्ट के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, केवल एक ही मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होता है, दैट इज द शुड। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, आप इसके बाद केवल शुड लगाते हैं, यहां तक कि आप किसका यूज नहीं कर सकते, शुड नॉट का यूज भी नहीं कर सकते। ना अदर आप लगा सकते हैं, ना वुड लगा सकते हैं, नहीं आप कुड लगा सकते हैं, ना आप माइट लगा सकते हैं, ना वुड लगा सकते हैं, जबकि ये ऑप्शन में आते हैं जैसे आपको दे भी रखा है, किसी का यूज नहीं होगा। लेस्ट के बाद केवल किसका यूज होता है, शुड का। अब क्या है, अब शुड के साथ देखना चाहिए, हमेशा नहीं होता कि शुड दे रखा होता अब हमेशा लेस्ट लगाएं, ऐसा नहीं होता है। अर्थ लगा के देखिए, अगर कहीं ऐसा ना हो, शुड दे रखा हो तो यूज करते हैं लेस्ट का। और देखिए कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब यहां पर देखिए शुड दे रखा, कहीं ऐसा ना हो बोल रहा है, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, लेस्ट का यूज करेंगे। मैं सोचता हूं ये चीज भी आप सभी की अच्छी तरह से क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिस इज द रीजन ही हैज नॉट कम। आपको पढ़ाया था रीजन वाले जो भी हैं उसमें आप इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन। ये तो देखो इतना आसान सा, आप चारों अगर फिलअप की करके देखोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ये वही कारण है, पहले रीजन दे रखा है। क्लियर। मैंने बताया था आपको एंटीसीडेंट याद होगा, किस चीज़ का एंटी, जैसे पर्सन का एंटीसीडेंट क्या होता है, हुम वगैरह होता है। अगर टाइम का दे रखा तो वैन होता है। रीजन का एंटी जनरली हम वर्ड क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं वाई। तो क्या दिस इज द रीजन, ये वही कारण है कि वाई ही हैज नॉट कम, कि वह क्यों नहीं आया। क्लियर। तो आप किसका यूज करेंगे, वाई का। इजी सा क्वेश्चन, इसमें कोई समझने वाली कोई खास बात है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ही रैन एज फास्ट। देखो ध्यान देना है, इसको मॉडल में आपको पढ़ाया था मैंने कि दौड़ना है ना, जो चीज हम सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, एबिलिटी बनाते हैं, उनमें ज्यादातर एबिलिटी में कैन कुड का यूज होता है। क्लियर। दौड़ना क्या है, दौड़ना, तेज दौड़ना, ये आदमी की एबिलिटी या स्किल होती है। अगर मैंने बताया था प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करते हैं तो यूज होता है कैन का। पर अगर किसका यूज करें हम, पास्ट का ट्रेंड दे रखा हो तो हम यूज करते हैं किसका, कुड का। आई थिंक दिस इज क्लियर। क्लियर कि ही रैन एज फास्ट। देखो अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि ही रन्स, क्लियर, एज
फास्ट एज ही ब्लैंक। तो देखो यहां पर रन्स क्या है, प्रेजेंट को शो करता है, और प्रेजेंट को शो होने के कारण से आप यहां किसको यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। पर आप यहां देख रहे हैं रैन किसको शो कर रहा है, पास्ट को, और पास्ट का शो कर रहा है तो आप किसका यूज करेंगे, कुड का। कैन यूज नहीं हो सकता, मे यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। अब बच्चे कुड और माइट, अब बताया था माइट वगैरह अलग सेंस में यूज होता है, आपको बताया था अगर रिमोट पॉसिबिलिटी वगैरह होती है या फिर क्या होती है पास्ट ऑफ में हो, उस सेंस में तो माइट लगता है। लेकिन जब एबिलिटी की बात चल रही है तो कैन और कुड ही आता है। आपको टेंस ध्यान देना होगा, प्रेजेंट है तो कैन लगाओगे, पास्ट है तो कुड लगाओगे। इज इजी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गिव मी योर पेन प्लीज। आपको पढ़ाया था, याद हो तो, कि रिक्वेस्ट जो वर्ड है, चलो मैं पढ़ा देता हूं पूरा टोटल। रिक्वेस्ट जो होती है दो तरह की होती है। पहली होती है नॉर्मल रिक्वेस्ट, और दूसरी जो होती है वो होता है polite रिक्वेस्ट। नॉर्मल रिक्वेस्ट एंड polite रिक्वेस्ट। नॉर्मल रिक्वेस्ट जो होती है, ठीक है, नॉर्मल रिक्वेस्ट में क्या करते हैं हम, प्लीज और काइंडली को यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेक टी, प्लीज लिसन टू मी, ये सब क्या है, हम प्लीज और काइंडली की हेल्प से जो यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती है उसमें हम यूज करते हैं मॉडल। सबसे बेस्ट कौन सा है, वुड। वुड में सबसे ज्यादा पोलाइटनेस का सेंस होता है। वुड, विल और कुड, इन तीनों में मैंने आपको क्या किया है, पोलाइट रिक्वेस्ट पढ़ाई है। क्लियर? अब देखिए मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो, अगर खालिस्तान में यू लाइक टू, यू माइंड टू, या फिर यू ये दे रखा हो और सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो सबसे बेस्ट कौन सा है, आप वुड लगाएं। वुड ना हो तो विल लगाएं, और विल भी ना हो तो कुड लगाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वुड और कुड दोनों दे दिए, प्लीज ये दर्शा रहा है, और बाकी का स्ट्रक्चर कैसा है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन सेंस कैसा है, रिक्वेस्ट का है। नॉर्मल रिक्वेस्ट के तौर पे गए तो हम कहेंगे प्लीज गिव मी योर पेन, अपन क्या कहेंगे, या गिव मी योर पेन प्लीज, ये तो गई नॉर्मल रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट से कहेंगे तो क्या हो गया, हम कहते हैं वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, या फिर विल यू गिव मी योर पेन प्लीज, या फिर कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इन दो की तो छुट्टी हो गई, बच गए दो, वुड और कुड, दोनों का यूज होता है। और बताया था अगर दोनों आ जाएं तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वुड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दैट्स वाई द आंसर विल बी वुड। आई थिंक दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट है पैसेज। एक पैसेज आपको दिया होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्या पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले चलो पैसेज अपन पढ़ लेते हैं। देखो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस किया है कि पैसेज के लिए ज़रूरी होता है कि आपको क्या आना चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग के लिए जरूरी आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, पैसेज अंडरस्टूड कर पाएंगे। सो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड ए किंग एंड क्वीन। ये क्वीन है, बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एक राजा और एक रानी थी। हु लॉन्ग टू हैव ए चाइल्ड, जिसकी किस चीज़ की इच्छा थी, एक बच्चे की इच्छा थी। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वो है ना, लड़के या लड़की की इच्छा नहीं थी बल्कि एक बच्चे की इच्छा थी। तो यहाँ ए चाइल्ड दे रखा है, दोनों की इच्छा एक बच्चे की थी। वन डे व्हेन द क्वीन वॉज रेस्टिंग नियर ए स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है जो झरना वगैरह होता है ना, पानी का स्रोत होता है, उसको बोलते हैं। जब रानी क्या कर रही थी, एक झरने के आसपास नजदीक क्या कर रही थी, आराम फरमा रही थी। एक फ्रॉग क्रैप्ड आउट, फ्रॉग होता है मेंढक, एक मेंढक क्या हुआ, उछल के बाहर आया ऑफ द वाटर, पानी से, एंड सेड टू हर, और उसने रानी से कहा कि यू शैल हैव योर विश, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी विद इन ए ईयर। यू शैल हैव ए लिटिल गर्ल, कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, एक साल के भीतर भीतर तुम्हारे क्या होगी, एक छोटी सी लड़की होगी। क्लियर? What the frog said came true,
जो कुछ फ्रॉग ने कहा था वो सच साबित हुआ। द क्वीन हैड ए चाइल्ड, रानी के एक बच्चे, क्या हुआ, एक बच्चा हुआ। हु वॉज सो ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर थी, दैट द किंग गैव ए पार्टी इन हर ऑनर, कि उसके सम्मान में राजा ने क्या रखा, एक पार्टी का आयोजन किया। ही विश टू इन्वाइट ऑल द वाइज वीमेन इन द लैंड, उसने उस क्षेत्र की, लैंड का ना जमीन होता है वैसे यहाँ क्षेत्र के लिए, उस एरिया की सभी वाइज वीमेन, सभी बुद्धिमान महिलाओं को क्या किया, इन्वाइट किया। फॉर दीज वाइज वीमेन कुड ग्रांट फेयर गिफ्ट्स, किसके लिए किया, ताकि वो महिलाएं क्या कर सकें, अपनी जो फेयरी गिफ्ट्स, अपनी जो उनके पास कुछ होगा, ऐसे फेयरी गिफ्ट्स होते हैं जो एक, इसमें कहीं सुपर नेचुरलिटी का सेंस होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे उनके पास या तो कोई पावर होता है इस टाइप का, कि वो बच्ची को क्या करें, उन्होंने उन वाइज वीमेन को क्या किया, इन्वाइट किया, ताकि वो क्या करके अपनी फेयरी गिफ्ट, हो किसके लिए किया, फेयरी गिफ्ट टू हिज चाइल्ड, उसके बच्ची को क्या कर सके, फेयरी गिफ्ट दे सके। देयर वर 13 ऑफ देम, उनकी संख्या कितनी थी, देखिए ध्यान देना, 13 थी। क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 13। बट ओनली 12 वर इन्वाइटेड, पर ध्यान दें, होने को संख्या 13 थी, पर इन्वाइट कितनी की गई, 12। एज द किंग हैड ओनली 12 गोल्डन प्लेट्स, क्योंकि राजा के पास केवल कितनी थी, 12 गोल्डन प्लेट्स थी। महिलाएं कितनी है टोटल, 13, जबकि प्लेट्स कितनी थी, केवल उसके पास 12 थी। राजा के पास, ये मत सोचो राजा के पास 13 नहीं हो सकती, हमें जो पैसेज करा कि अपन केवल उसको समझते हैं कि उस क्षेत्र में टोटल जो वाइज वीमेन थी, बुद्धिमान महिलाएं थी, उनकी संख्या कितनी थी, 13। राजा ने इन्वाइट किया 12 को, क्योंकि राजा के पास केवल क्या थी, 12 ही गोल्डन प्लेट्स थी। ओके, आफ्टर द डिनर, डिनर पूरा होने के बाद, डिनर वॉज ओवर खत्म होने के लिए आ रहा है कि जब डिनर खत्म हो गया, द वाइज वीमेन इन टर्न रोज, यहाँ राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, खड़ी हुई, रानियां खड़ी, क्या हुआ, वो महिलाएं, बुद्धिमान महिलाएं खड़ी हुई, फ्रॉम द टेबल एंड नेम्ड देयर फेरी गिफ्ट्स टू द लिटिल प्रिंसेस, और उसने छोटी राजकुमारी को क्या दिया, अपने फेरी गिफ्ट्स, अपनी दुआएं वगैरह वो सब उन्होंने दी। द फर्स्ट गैव टू हर गुडनेस, पहली जो महिला थी वाइज वुमन, उसने क्या दिया, गुडनेस दिया, अब मतलब अच्छाइयाँ दी, उसने आशीर्वाद दिया किस चीज़ का, अच्छाइयाँ का। सेकंड ब्यूटी, सेकंड ने क्या दिया उसको, क्या फेरी गिफ्ट दिया, ब्यूटी का। द थर्ड रिचेज, तीसरी ने उसको धन दौलत का आशीर्वाद दिया। एंड सो ऑन, और ये क्रम आगे चलता रहा। अपॉन द लास्ट, मतलब अंतिम का नंबर आता, अंतिम कितनी, 12 नंबर की थी, उसका नंबर आता बिफोर द 12th वाइज वुमेन कुड स्पीक, इसके जब तक वो क्या होती, अंतिम वाली जो 12वीं महिला बोलती, उसी के पहले क्या हो गया, इन द वॉक द 13th, 13 नंबर की महिला चल के आई। द वुमन वॉज इन ग्रांड रेज, महिला बड़ी गुस्से में थी, बिकॉज सी हैड नॉट बीन इन्वाइटेड, क्योंकि उसको इन्वाइट नहीं किया गया था। बताया था आपको, टोटल प्लेट्स की संख्या कितनी है, 13, ठीक है। 12 ने खाना खा के जब उठी, एक दुआ दे रही थी, 12 वाली महिला कुछ बोलती, दुआ देती, उसी के पहले क्या हो गया, 30 नंबर की महिला आई, और वह गुस्सा थी कि उसने क्या किया, राजा ने उसको इनवाइट नहीं किया। सी क्राइड इन अ लाउड वॉइस, वह काफी तेज आवाज में चिल्लाई कि व्हेन द प्रिंसेस इन 15, जब रानी, जब क्या होगी, प्रिंसेस 15 की एज में होगी, ईयर्स ओल्ड, सी सेल प्रिंक हर फिंगर, उसकी अंगुली में क्या प्रिंक होता है, चुभना, जैसे कांटा वगैरह चुभता है ना, प्रिंक हर फिंगर विथ है स्पिंडल होता है धुरी, उस तो धुरी क्या होगा उसके फिंगर में चुभ जाएगी। एंड सेल फॉल डाउन डेड, और वो मर जाएगी। मतलब उसने, बाकी सब ने क्या दिया, 11 ने तो क्या दिया उसको, अच्छाइयाँ दी उसको, ब्यूटी दी है ना, अच्छी दुआएं उसके लिए दी, 12वीं बोल नहीं पाई। 30 ने क्या किया, उसको कर्स किया, उसको अभिशाप दिया। इट्स क्लियर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। द किंग एंड क्वीन विश फॉर, राजा और रानी ने किस चीज की इच्छा की, गोल्डन प्लेट की, उनके पास थी 12 पहले से। ए सन की, ए डॉटर की, बेटे बेटी की नहीं की, बल्कि एक चाइल्ड की, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर विल बी फॉर। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी वाइज वीमेन वर देयर इन द लैंड, उस क्षेत्र में कितनी बुद्धिमान महिलाएं थी, बताया था आपको। टोटल संख्या कितनी होती उनकी, टोटल जो नंबरिंग है वो है 13, इसलिए आंसर हो जाएगा 13। जबकि इनवाइट कितने को किया गया, 12 को। यहां होने की बात कर रहे हैं, इनवाइट की बात नहीं हो रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है द किंग डिड नॉट इनवाइट द 13 वाइज वीमेन, उसने 13वीं महिला को इनवाइट नहीं किया। ही डिड नॉट नो अबाउट हर, वो उसके बारे में जानता नहीं था। ही हैड नो मोर गोल्डन प्लेट्स लेफ्ट, उसके बाद ज़्यादा गोल्डन प्लेट नहीं बची थी। शी कुड नॉट ग्रांट फेरी गिफ्ट्स, वो उसको फेरी गिफ्ट नहीं दे सकी। या शी कुड ग्रांट फेरी गिफ्ट्स, तो देखो क्या हो गया, उसके पास एक्चुअल में क्या था, गोल्डन प्लेट्स, और ज़्यादा गोल्डन प्लेट नहीं थी, केवल 12 थी, इसलिए 12 को इन्वाइट किया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द 13th वाइज वुमेन वॉज इन रेज, 13 नंबर की जो महिला थी वो गुस्से में थी, क्यों, क्योंकि द अदर वाइज वुमेन क्या हो गया, टीज्ड, क्योंकि अदर महिलाओं ने उसको धोखा दिया। द किंग हैड नॉट इन्वाइटेड हर, राजा ने उसको इन्वाइट नहीं किया। शी डिड नॉट लाइक द अदर वाइज वुमेन, उसको अन्य वाइज जो वीमेन थी वो उसको पसंद नहीं थी। शी डिड नॉट लाइक द प्रिंसेस, उसको प्रिंसेस पसंद नहीं थी। एक्चुअल रीजन क्या था, पैसेज में आया था कि राजा ने उसको इन्वाइट नहीं किया, इसलिए वो गुस्से में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द 13th वुमेन, जो 13 नंबर की जो महिला थी उसने क्या उसको ब्लेस दिया, नहीं, कर्स दिया था, आपको मालूम है, अभिशाप दिया था। इग्नोर द प्रिंसेस, कर्स द प्रिंसेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3 नंबर। इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजनर फ्रॉम द गार्ड्स, ये फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है आपके, कि जो प्रिजनर था वो क्या हुआ, सुरक्षा से क्या हुआ, जाहिर सी बात है फ्रॉम लगा रखा है तो भगने का सेंस है। अब ये फ्रेजल वर्ब का आपको मीनिंग आना चाहिए। ब्रोक ऑफ, जो पहला वर्ड है ब्रोक ऑफ, ब्रोक इनटू, ब्रोक डाउन और ब्रोक अवे, तो आंसर होगा ब्रोक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है जैसे कैद आदि से भाग जाना, उसके लिए ब्रेक अवे काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रोक अवे। ब्रोक इनटू होता है जैसे चोर आदि जो घर में जबरदस्ती घुसते हैं उसको बोलते हैं ब्रोक इनटू, इसलिए ये नहीं लगेगा। ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन जैसे गाड़ी आदि कोई खराब हो जाती है, मशीन चलना बंद हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द ब्रोक डाउन। और ब्रोक ऑफ होता है जैसे कोई रिलेशन वगैरह जो क्लोज होता है, किसी चीज में रुकावट रहती है, उसको बोलते हैं ब्रोक ऑफ। तो आंसर विल बी 4। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है वो आपको एक पोइम दे रखी है ना, एक आपके काफी इजी क्वेश्चन होता है ये वाला पैसेज के कंपेयर में, क्योंकि पैसेज में तो आपको मीनिंग नहीं आता, इसमें मीनिंग नहीं होता, इसमें आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। करना क्या है, सबसे पहला आपको काम क्या है, ये काफ़ी फेमस पोइम है दोस्तों, ये विलियम हेनरी डेविल्स की लिखी हुई पोइम है। इसमें लाइनें अगर आप देखो, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में जाते एग्जाम में सबसे पहले आपको नंबरिंग लगानी चाहिए कितनी लाइनें हैं। तो देखिए पहली लाइन, फिर दूसरी, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। संख्या 14 है, लेकिन ये क्या है, ये सोनेट नहीं है। क्लियर, ये क्या नहीं है, सोनेट नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर काम में है और ना इसकी जो 5 फिक्स, ना तो ये इंग्लिश सोनेट के स्ट्रक्चर में है, ना मिल्टोनिक सोनेट के स्ट्रक्चर में है। ठीक है, अब करते हैं इसको कि ये इसमें पहला काम आपको तो जितनी लाइनें हो उनकी नंबरिंग कर दो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको चेक करने की जरूरत होती है, आप उसकी राइम स्कीम मिला के देखिएगा। केयर, स्टेयर, बॉज, कॉज, पासेस, पास, ग्रास, लाइट, नाइट, ग्लेयर, क्या हो गया, ग्लांस, डांस, कैन, बिगैन, केयर, स्टेयर। मतलब हर पहली लाइन की राइम स्कीम किससे मिलती है, दूसरी से, तो इसको बोलते हैं ए बी बी, सी सी डी डी, ये चलता रहेगा आगे तक, है ना। अगर पहली की तीसरी से मिलती है तो हम बोलते ए बी। तो पहले आप राइम स्कीम निकाल दिया करें, तो पहली दूसरी से मिल रही, इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी। क्लियर। एक तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था किसकी राइम स्कीम किससे मिल रही है, तो एक क्वेश्चन आएगा वहां पर, तो अपन इसको वापस ले आएंगे। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द 9th लाइन ऑफ द पोइम के जो 9th जो 9वीं लाइन है, देखो आप वापस क्या दे रखी है, नो टाइम टू टर्न ए ब्यूटीज ग्लांस। इसमें क्या दे रखा है, देखो एक तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में जब आपको पोइट्री दे रखी हो तो आप उसमें एलिट्रेशन ढूंढो। एलिट्रेशन जानते हो, इसको बोलते हैं अनुप्रास, कहीं मिल रहा है। वैसे देखो इसमें एलिट्रेशन का ऑप्शन है नहीं, इसलिए अपने को देखना। अब यहां पर एक चीज देखिए, ब्यूटीज ग्लांस, ब्यूटी की ग्लांस है, नजर है, दृष्टि है। अब बताइए ब्यूटी
कोई व्यक्ति तो है नहीं, उसको कंपेयर, ग्लांस किसकी होती है, मनुष्य की होती है, ग्लांस मनुष्य के लिए काम में आता है ग्लांस वर्ड। अब ब्यूटी की ग्लांस बताई जा रही है, इट मीन्स इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ओके, बताया था जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह, मनुष्य की तरह बिहेव करते हुए दर्शाया जाए, या ऐसे वर्ड्स काम में लिए जाए जो मनुष्य के लिए काम में आता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ग्लांस मनुष्य के लिए काम में आता है, जबकि ब्यूटी की कोई ग्लांस नहीं होती। देखिए ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता। अब उसके ये कोई व्यक्ति नहीं है कि उसकी नजर हो, इसलिए यहां पर क्या काम में लिया गया है, पर्सोनिफिकेशन। सो आंसर विल बी 3। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। बताया था पहली लाइन दूसरी से मिल रही है, तो यहां राइम स्कीम क्या बन रही है, ए ए बी बी। इजी सा क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है नो टाइम टू सी व्हेन ऑफ द पोएम वी पास। इसकी राइम स्कीम किससे मिलती है, देखो पहले आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। नो टाइम टू सी, सॉरी इसमें राइम नहीं है, एग्जाम्पल पूछा है इसमें, नो टाइम टू सी व्हेन ऑफ द पोएम वी पास। इसमें देखो क्या काम में आया है, अब आप यहां पर देखो एज लाइक वगैरह काम में आए तो सिमिली होगा, बिना उससे कंपेयर करते हैं एज लाइक के तो क्या होता है, मेटाफर होता है। एलिट्रेशन, पहले आप एलिट्रेशन चेक किया करें इस क्वेश्चन में। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। आप देखो यहां पर प और प का रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट का जो रिपीटेशन होता है दैट्स कॉल्ड द एलिट्रेशन। इसलिए आप देख पा रहे हैं यहां किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नो टाइम टू टर्न से लेकर ब्यूटीज ग्लैंस, दिस राइम स्कीम इज, देखो आपको बताया था ये जो भी लाइन है वो अपनी या तो पहले वाली से मैच करेगी या बाद वाली से, याद रखना। नो टाइम टू टर्न, देखिएगा मैं वापस पॉइंट की तरफ चलता हूं, देखो ये रहा, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस दे रखा है। अब इसकी राइम स्कीम देखो किससे मिल रही है, इसकी राइम स्कीम मिल रही है नीचे से ग्लांस और डांस दे रखा है। तो ये नो लाइन तो अपने को दे रखी है, तो इसकी राइम स्कीम किससे मिल रही है, 10 नंबर से। तो चलो आप ऑप्शन में देखिए, तो आंसर क्या होगा, ये 9 नंबर की लाइन है और इसकी राइम स्कीम किससे मिलेगी, 10 से, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, एसोनेंस इज कॉल्ड व्हेन साउंड्स कम टुगेदर राइम। देखो एसोनेंस होता क्या है, आपको अभी बताया था, अनुप्रास से मिलती जुलती चीज है। जो एलिट्रेशन होता है उसमें तो मैचिंग किस चीज की होती है, कॉन्सोनेंट की। जब कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा ना वो जैसे अभी बताया था टी टी की साउंड मिल रही है या पी 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 की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, दैट्स कॉल्ड द एलिट्रेशन। पर जब स्वर रिपीट हो रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एसोनेंस बोलते हैं। सो आंसर विल बी वोवेल। कॉन्सोनेंट क्यों नहीं होगा, कॉन्सोनेंट इसलिए नहीं होगा, कॉन्सोनेंट का तो एलिट्रेशन होता है। इट्स क्लियर, इजी सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सिलेक्टेड, कौन टीचिंग मेथड सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश आपके जो दे रखा है उसमें आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। मैं लिख ही देता हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। हम किसी चीज को, अगर जो एक टीचर होता है जब अपने स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करता है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करते हुए करता है, तो देखिएगा इसमें जो पहला आता है नंबर 1, जो चीज़ें वो ले रहा है, जो मटेरियल ले रहा है, जो वोकेबुलरी ले रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, इसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज, पहला प्रिंसिपल कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी। क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 रेंज। नंबर 3 अवेलेबिलिटी। नंबर 4 कवरेज। नंबर 5 टीचेबिलिटी। नेक्स्ट
लर्नेबिलिटी, नंबर 7 प्रोडक्टिविटी। देखो सिलेक्शन करते समय हमें इन क्राइटेरियाज के ऊपर क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। देख लीजिए क्वेश्चन में से आराम से निकल आएगा। तो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सिलेक्टेड। मतलब टीचिंग मैटर जब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी, रेंज, एबिलिटी, कवरेज, टीचिंग एबिलिटी, इन सभी का यूज करते हैं। तो देखिए पहला दे रखा है फ्रीक्वेंसी, आगे एक दे रखा है रेंज, एक दे रखा है अवेबिलिटी। क्लियर। तो कौन सा नहीं आया इसमें नहीं आया वो है प्रोनाउंसिएशन। इट्स क्लियर। मेरे हिसाब से ये चीज आप सभी की अच्छी तरह से क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट इज एम्फेसिस इन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आपको मालूम है प्रिंसिपल, अब जो स्टडी आपको टीचिंग मैटर में दे रखा है, पहला बताया था, आपको याद हो तो लिख देता हूं। नंबर 1, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान देते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। पहले वो क्या करता है, स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, फिर है नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, फिर वो उसकी प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुति करता है क्लास में। और लास्ट में जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। देखो पहले मैटर को सिलेक्ट किया, अभी हमने लिखी थी, सिलेक्ट करते समय कौन कौन से उसको क्राइटेरिया का ध्यान रखना होता है। उसके बाद वो प्रिंसिपल क्या करता है, इसकी ग्रेडेशन करता है, कौन सी चीज पहले बाद में लेगा। उसके बाद जो क्लास में जो कुछ हो रहा है वो सब क्या उसकी प्रेजेंटेशन है। क्लियर। तो लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स इन एम्फेसिस द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। अब देखो ध्यान देना, जब टीचर्स क्या कर रहा है उसकी जब क्या कर रहे हैं, लाउड रीडिंग जो है वो क्लास आवर्स में हो रही है, तो वो चीज किसको शो करी है, वो वहां पर प्रेजेंटेशन चल रहा है। दैट्स कॉल्ड द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेजेंटेशन। मेरे हिसाब से ये चीज आप सभी की अच्छी तरह से क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, आपने पढ़ा है कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है, आप पढ़ते हैं CLT वगैरह, उसमें क्या होता है, पहले बताया था जो डायरेक्ट वगैरह होता है, डायरेक्ट मेथड वगैरह जो अपन काम में लेते हैं, उन सभी में तो क्या होता है वो टीचर सेंटर्ड होती है। जबकि कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग होती है, वो क्या करते हैं खुद अपनी रिसर्च के आधार पे उनको खुद को ऐसे स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है ताकि स्टूडेंट खुद क्या कर सके, उसकी सर्चिंग की प्रोसेस खुद करते हैं। टीचर का रोल सिर्फ एक गाइड के रूप में होता है, इसलिए ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच लर्नर, यहाँ एक वर्ड उड़ा हुआ है, यहाँ है लर्न्स बाय, किससे सीखता है, द गाइडेंस ऑफ टीचर, टीचर गाइडेंस से, हिज क्या हो गया अपने इन्वॉल्वमेंट से, फॉलोइंग द टीचर, टीचर को फॉलोइंग करके, या डिस्कवरी से, तो बताया था आपको डिस्कवरी करके यानी खुद करके सीखते हैं। दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेटिव अप्रोच। इजी सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, डिलेड लैंग्वेज डेवलप्ड इज कॉल्ड। देखो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधी सीधी लैंग्वेज है। आपको टीचिंग मेथड में पढ़ा होगा, एफएससीआई की डेफिनेशन ही होती है डिलेड लैंग्वेज डेवलप्ड। जब लैंग्वेज में क्या होता है, जो डिलेड लैंग्वेज डेवलप को हम ही क्या बोलते हैं, इसी वर्ड के लिए काम में आता है एफएससीआई वर्ड। इजी सबसे, यानी अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें सबसे इजी कोई है तो वो ये क्वेश्चन है, इजी सा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, सटरिंग इज इंक्लूड्स इन। सटरिंग में क्या शामिल होता है, देखो सटरिंग क्या होती है आपको मालूम है, आपने पढ़ा है जो चैलेंजेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग में आपको आता है डिसऑर्डर, जो टॉपिक दे रखा है उसमें आता है कि रिदमेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब बोलने में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रिदमेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्या इंक्लूड होती है, सटरिंग जो होती है वो इंक्लूड होती है।
स्टरिंग आपको मालूम है कई तरह की होती है, कई स्टूडेंट्स होते हैं बहुत साउंड्स को बहुत तेज बोलते हैं, कई अटक अटक के बोलते हैं, कई शब्द को रिपीट करते हैं। ये सब क्या है, ये सब स्टरिंग है। और स्टरिंग किसका पार्ट होती है, रिदमेटिक डिसऑर्डर का पार्ट होती है। तो ये चीज रखिए, स्टरिंग इज इंक्लूड इन किस में शामिल होती है, रिदमिक डिसऑर्डर का पार्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा 2 नंबर। मेरे हिसाब से यहां तक सभी के क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम इवोल्यूशन इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ध्यान देना, ये डेफिनेशन के रूप में काम है, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है। अगर आप विभिन्न जो जहां भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा गया है आरपीएस में, और सेंट्रल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी इस क्वेश्चन को काफी रिपीट किया गया है। ये है जैसा क्वेश्चन है कि डॉक्टर ब्रूम कहते हैं कि एवोल्यूशन इज ए सोशल एंड साइकोलॉजिकल। एवोल्यूशन क्या होती है, सोशल और साइकोलॉजिकल होती है। जैसा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का आपको क्यों लगाया गया है, ताकि आप बच्चों में जो गलतियां हैं उनमें सुधार कर सकें। रेमेडी वही होती है, किसी चीज का उपचारात्मक विधियां बोलते हैं इसको। इसमें क्या होती है, जो मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो देखो, टू डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, टू प्रिपेयर सिलेबस, टू रेज लर्नर्स इंटरेस्ट, और क्या हो गया, टू ट्राई टू करेक्ट फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक्स मेड बाय लर्नर। लर्नर जो बार बार क्या करती है, लैंग्वेज को सीखने में जो गलतियां करती है उनको सही किया जा सके। इट्स क्लियर, इसलिए आंसर क्या होगा 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश सोनेट हैज। इंग्लिश सोनेट में क्या शामिल होता है आपको मालूम है। इंग्लिश सोनेट मतलब शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको अपन दूसरा नाम देते हैं। उसमें क्या होती है, उसमें 3 क्वार्ट्रेन होती है, 4 लाइन के 3 क्या होंगे, 3 क्वार्ट्रेन होंगे, और फिर क्या होगा, लास्ट में 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है, इसलिए आंसर विल बी 1। सो दोस्तों, ये टोटल क्वेश्चन हो गए। एक्चुअल में 30 आते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ 29 ही क्वेश्चन है अपलोड है, तो मैं केवल 29 की डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा मैंने वीडियो शुरू किया उसके पहले बताया था, इट्स एन स्केल है जहां आप अपने लेवल को पता लगा सकते हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी जो स्टडी है वो किस लेवल में चल रही है। वापस कर रहा हूँ, अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ढंग से कीजिए। और सेम इसी पैटर्न का अगला पेपर आएगा, इसलिए उसके बाद में क्वेश्चन का थोड़े से अपन क्या करेंगे, थोड़े से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लेते चलेंगे। लेकिन ये है, कई स्टूडेंट्स कहे कि थोड़ा सा पेपर टफ है, इट्स नॉट ए टफ पेपर, इट्स एन एवरेज पेपर। ना इसको आप हार्ड कर सकते हैं ना ईजी कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ आपको ये जानने के लिए है कि अगर आपको ईजी लग रहा है तो आपकी प्रिपरेशन राइट वे है, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये चिंता की बात है। सो दोस्तों, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और तैयारी करते रहिए। मैं दीपक डीडवानिया, फिर अगला पेपर जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।